इतने दिन की देरी के लिए माफ़ करिएगा। चलिए देखिए क्या है कि पॉल्यूशन वाले टॉपिक में अक्सर लोग ये मान के चलते हैं कि इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और क्या दिक्कत है, बहुत आएगा तो क्या आएगा, पॉल्यूशन आएगा उसमें भी क्या आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन पूछ देंगे, ये नहीं पूछेंगे तो एयर पूछ देंगे, एयर नहीं पूछेंगे तो नॉइज़ पूछ देंगे और नॉइज़ नहीं पूछेंगे तो क्या पूछ देंगे, सॉइल पूछ देंगे। ये तो तेरा भाई ऐसे कर लेगा, ऐसे हाथ हिलाते कर लेगा यार। तो ऐसे में जो एग्जामिनर हैं वो भी इस चीज़ को लेके बहुत प्रिडिक्टेड हो गए हैं कि ये लोग जान चुके हैं कि हाँ पॉल्यूशन तो उसमें से एक तो सिंपल टॉपिक आना ही आना है जिसको हम नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी कर लेंगे। और बात सही भी है, अगर वाटर एयर नॉइज़ ये सब आता है तो इंसान न पढ़ा रहे, थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा रहे तो भी इसे आसानी से कर सकता है। लेकिन ये जो दो पॉल्यूशन हैं जो अभी इस साल 2022 में आए थे, जैसे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसके अलावा थर्मल पॉल्यूशन, इसके बारे में नॉर्मली लोगों को बहुत कम जानकारी होती है और इसी चीज़ का फ़ायदा इस साल उठाया गया था। तो ध्यान दीजिए, आपको चार पॉल्यूशन उतने ध्यान से पढ़ने की भले ना ज़रूरत पड़े, लेकिन ये थर्मल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चूँकि कोई दूसरा पॉल्यूशन आ जाएगा तो एक बार को आप 1 डेढ़ 2 पन्ना लिख भी लेंगे, लेकिन अगर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन के बारे में आपको 1 पन्ने भी लिखने को कहा जाए तो आपको कुछ ही देर में अपनी प्रेम कहानी याद आने लग जाएगी। सो इसलिए आज की वीडियो में हम थर्मल पॉल्यूशन को ही देखने वाले हैं। तो आइए एकदम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। बहुत आसानी से समझेंगे, एक बार समझ लेंगे तो चीज़ें लिखने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, जिनको जिस भी भाषा में समझ में आए, जिस भी भाषा में पसंद है वो वैसे नोट्स को कर सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात आई कि थर्मल पॉल्यूशन है क्या, यानी कि ऊष्मीय पॉल्यूशन। अगर बहुत सिंपली समझना चाहिए कि ऊष्मीय प्रदूषण है क्या, थर्मल का मतलब ही होता है एक तरीके से गर्मी, समझिए, ठीक है। नॉर्मली ये पॉल्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, पानी के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है पानी के अंदर, कौन से बदलाव आते हैं, पानी गंदा वंदा हो जाता है क्या? तो जब पानी गंदा वंदा होता है तो वो वाटर पॉल्यूशन है। अगर जो पानी की नेचुरल टेम्परेचर है, उस नेचुरल टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो उसे ही हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर किसी प्रदूषण की वजह से, किसी भी प्रकार के प्रदूषण की वजह से जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसके नॉर्मल टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, वही आपका थर्मल पॉल्यूशन है। इससे भी आसान कुछ चाहिए आपको, ऐसा लगता है इससे सिंपल कुछ ज़रूरत है? एक बार फिर से सुनिए। अगर पानी की जो नेचुरल, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मल पॉल्यूशन यानी कि ऊष्मीय प्रदूषण कहते हैं। अब इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रदूषण की वजह से, ठीक है, एक बड़ी मात्रा में पानी के नेचुरल टेम्परेचर के ऊपर कोई परिवर्तन पड़ता है तो उसे हम ऊष्मीय परिवर्तन, ऊष्मीय प्रदूषण कहते हैं। और मेरे दोस्त इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर, ठीक है, अगर जल के टेम्परेचर में, वाटर के टेम्परेचर में इतना ग्रोथ हो जाए कि वो जो वाटर है वो किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगे, हानिकारक सा महसूस होने लगे, यानी कि बहुत हार्मफुल हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, थर्मल पॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि अगर जल का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ऐसी कंडीशन में उस पानी के अंदर किसी भी प्रकार के जीव के लिए रहना संभव ना हो पाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका थर्मल पॉल्यूशन ही कहलाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ये डेफिनेशन आप समझ गए तो आप इसके रीजंस को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि जो जनरेटर होते हैं जिनसे पावर जनरेट किया जाता है, वो जो बहुत गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए पानी उसके ऊपर से गुजारा जाता है, और जब पानी उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो पानी की अपनी टेम्परेचर में ग्रोथ होता है, इंक्रीज़ होता है, पानी का अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में इस
पानी के अंदर जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस हैं और भी जो जीव होते हैं उनको रहने में प्रॉब्लम आती है, और यही आपका थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। अब यही सब पूरी राम कहानी ये आपके सामने लिखी हुई है, आपकी खुशी के लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ, वरना आप लोग कहते हैं कि पढ़ते नहीं है। देखिए बस हिंदी वाला पढ़ के निकल लेते हैं, कठिन वाला पढ़ते ही नहीं है। इसमें कठिन क्या है भाई साहब, देखिए ना कितना सिंपल है, बहुत सिंपली लैंग्वेज में देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, देखिए thermal pollution is the process of any kind of pollution that causes changes in the natural temperature of water in a wide form, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में अगर जो पानी है उसके नेचुरल जो उसका टेम्परेचर है उसमें किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका थर्मल पॉल्यूशन कहलाएगा। मैंने यही आपको डेफिनेशन पीछे बताई है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। विच इज़ हार्मफुल फॉर एनी टाइप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक वेजिटेशन, यानी कि वो किसी भी प्रकार के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए या एक्वेटिक वेजिटेशन यानी कि जलीय वनस्पति या कह सकते हैं कि जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं उनके लिए हार्मफुल होता है, तो वो आपका थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। वही चीज़ लिखा है, सो इट इज़ कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन। द मेन रीज़न फॉर द थर्मल पॉल्यूशन इज़ द यूज ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो मेन रीज़न है, अगर कहना चाहें कि जो अगर बात पूछी जाए कि क्या कारण है, क्या मुख्य कारण है थर्मल पॉल्यूशन का, तो उसका जो मेन कारण है वो क्या है, वो आपका है जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वहाँ पे जो मशीनें होती हैं वो जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं तो उसको ठंडा करने के लिए पानी को एज अ कूलिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि पानी को उस मशीन को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति में मशीन को पानी में से माफ कीजिएगा, जो मशीन है उनके ऊपर से पानी को गुजारा जाता है, यानी कि पानी को गिराया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है उसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और इस वजह से जो ये पानी को बिना ठंडा किए उसके नेचुरल रिसोर्सेस में वापस से हम जब छोड़ देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस नेचुरल रिसोर्स में रहने वाले जो भी जीव होते हैं या जो भी प्लांट होते हैं उनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है या उनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ख़त्म कहानी। और इसी चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है व्हेन द वाटर यूज्ड फॉर कूलिंग। ठीक है, जब हम फिर से पानी को कूलिंग के लिए यूज करते हैं, फिर उसके बाद वो जब कम्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जब उसे हम वापस से उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, देन इट्स टेम्परेचर इज़ हाई, तब इस पानी का टेम्परेचर हाई होता है। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में चेंज की वजह से द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, ये जो पानी है इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, फिशेस एंड अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इसकी वजह से जो ये आपकी मछलियां हैं या जो अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आदी होते हैं, मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर के आदी होते हैं, और वैसे जो जीव हैं उनको अचानक से एकदम बदला हुआ स्वरूप मिल जाए, यानी कि पूरा गर्म पानी मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में वो जिंदा रहेंगे, जाहिर सी बात है मर जाएंगे। और वैसे भी ये जो मछलियाँ, ये जो बैक्टीरिया हैं, वो जिस इन्वायरमेंट में रहती हैं, अगर वहाँ पे अगर 3-4-5 डिग्री सेल्सियस का भी अगर पानी में अंतर हो जाता है तो इसकी वजह से भी इनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा हानि पड़ती है, मतलब बहुत सेंसिटिव होती हैं, ये कहने का सेंस है। तो इसी वजह से 2-4 डिग्री सेल्सियस, लोग कहते हैं कि 2-4 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, बड़ा सा एरिया है। देखिए 2-4 डिग्री सेल्सियस भी उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील हैं। ठीक है, यही रीज़न है और कोई बात नहीं है। इसके अलावा वही चीज़ लिखी है, डाई ड्यू टू सडन ग्रोथ इन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड थर्मल शॉक, मतलब इस तरीके से अचानक से पानी की जो टेम्परेचर है उसमें ग्रोथ होने की वजह से जो ये आपके जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसी को थर्मल शॉक कहते हैं, यानी कि ऊष्मीय झटका कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं है, वरना ये शॉर्ट में पूछ सकता है कि थर्मल झटका किससे कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछने लायक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारा चीज़ हो गया, अब बात करते हैं कि इनके कारण क्या हैं। ठीक है, क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन फैलता है।
हाँ, और ये बोल के मेरे को परेशान मत करिए कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई। भाई लंबी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बताने में समझाने में टाइम लग जाता है। अब कैसे हो सकता है कि मैं कम समझाऊं भी और आपको समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी ना खर्चा हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसलिए ऐसे कमेंट मत करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। तो ये है आपका कॉजेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, यानी कि तापीय प्रदूषण या उष्मीय प्रदूषण के क्या कारक हैं। ठीक है, उसमें सबसे जो पहला जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो है वाटर एज अ कूलिंग एजेंट इन पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट। यानी कि ये जो आपकी कंपनियां हैं, जो आपके पावर प्लांट्स हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट हैं, यहाँ पे वाटर को एज अ कूलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। यानी कि पानी को वहाँ की जो मशीनें हैं उसको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, और यही सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, प्लांट्स मतलब समझ रहे हैं ना, कारखाना। ठीक, तो प्लांट्स आर द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। यानी कि ये जो आपके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं और जो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ये थर्मल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। यानी कि इन्हीं प्लांट से, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ें बनती हों, उस तरीके के प्लांट से बहुत बड़ी मात्रा में थर्मल पॉल्यूशन फैलता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैंने आपको अभी पीछे नहीं बताया। देख रहे हैं आप, देखिए दीज प्लांट्स ड्रा वाटर फ्रॉम अ नियर बाई सोर्स टू कीप मशीन कूल एंड देन रिलीज इट बैक टू द सोर्स एट हाई टेम्परेचर। यानी कि वही चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो कारखाने हैं, वो अपने आसपास के जो सोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, चाहे वो कोई पॉन्ड हो गया, कोई रिवर हो गया, कोई लेक हो गया, वहाँ से पानी को उठाते हैं और अपने कारखाने में उस पानी का यूज करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मशीन है, वो बहुत गर्म है, तो उसके ऊपर से पानी को गुजारते हैं। तो जब पानी गुजरता है तो वो जो मशीन है उसका टेम्परेचर तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन उसके गर्म होने की वजह से पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब इस बढ़े हुए टेम्परेचर वाले पानी को, यानी कि इस गर्म पानी को, वो बिना ठंडा किए उसे वापस से उसके नेचुरल रिसोर्स में डाल देते हैं। मतलब कि जहाँ से लिया था वापस वहीं पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उसी की वजह से जो उस पर रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं या आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको, उनके ऊपर, माफ़ करिएगा, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ख़त्म। अब इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। डिफरेंट पावर प्लांट्स आर यूजिंग वाटर एज देयर कूलिंग एजेंट। ठीक है, फॉर ओवर हीटेड मशीनरी। बात समझी गए होंगे। विद दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज टू कूल द मशीन इंक्रीजेज। जब वो जो मशीन है, जो हीटेड मशीन है, उसको ठंडा करने के लिए जब वाटर का यूज किया जाता है, तो वाटर का भी अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है। वही चीज़ लिखा है। एंड एज दे एट सच अ हाई टेम्परेचर, power plants send them back to the bodies of water where they got their supply from। यानी कि पानी की जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गई है, उसको उसी कंडीशन में, बिना उसको ठंडा किए, बिना उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए, वैसे ही जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको वापस से उनके नेचुरल रिसोर्सेज में, जहाँ से वो पानी को उठाया गया था, यानी कि कहा जाए हिंदी में तो जल निकाय, यानी कि कोई भी आपका पॉन्ड्स, लेक या रिवर, उसको वापस से वहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर यही क्या हो जाता है, यही आपका थर्मल पॉल्यूशन का कारण बन जाता है। इसके अलावा वही चीज़ देखिए, अदर देन डिफरेंट पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट्स के अलावा भी जो बहुत सारे पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, पल्प हैं, पेपर मिल्स हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, स्टील मिल्स हैं, और जो अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में थर्मल पॉल्यूशन में हाथ बटाती हैं। यानी कि कोई भी फैक्ट्री या कंपनी या मिल कोई भी पीछे नहीं है, वो सभी के सभी आपके थर्मल पॉल्यूशन में पूरा भागीदार होते हैं, पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, जो आपका परमाणु परीक्षण होता है, जैसे समुद्र वगैरह में, तो जब उसका परीक्षण किया जाता है तो वो एक बहुत बड़े एरिया में, समुद्र के एक बहुत बड़े एरिया के जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो जाता है, और ये भी थर्मल पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और उस टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर, मतलब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो वहाँ के जो जीव होते हैं उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। वो इसकी वजह से मर भी जाते हैं, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होते हैं, और उनके लिए 3-4 डिग्री सेल्सियस के अंतर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उम्मीदें समझ गए होंगे। बात खत्म करते हैं। अब हम अपनी अगली टॉपिक, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वनों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, ये कैसे थर्मल पॉल्यूशन में भागीदार होती है, इसकी बात करते हैं।
तो जो आपके ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम फॉलिंग डायरेक्टली ऑन लेक, पॉन्ड्स, रिवर। ठीक है, ये जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके ट्री होते हैं, वो सनलाइट को डायरेक्ट किसी भी प्रकार के लेक के ऊपर यानी कि नदी, तालाब, झील के ऊपर पड़ने से रोकते हैं। तो इसलिए जब ये डिफॉरेस्टेशन होता है यानी कि वनों की कटाई होती है, टेक प्लेसेस, दीज वाटर बॉडीज आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द सनलाइट, थस ऑब्जॉर्बिंग मोर हीट एंड रेजिंग देयर टेम्परेचर। तो जब ये डिफॉरेस्टेशन होता है यानी कि जंगलों की कटाई होती है, तो जो वहाँ के लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो रिवर होते हैं, वो डायरेक्टली जो सन की रेज है या जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से जो पानी है, जो उस लेक के अंदर पानी है, उस तालाब के अंदर पानी है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो पानी के अंदर 2-4 डिग्री सेल्सियस का अंतर भी उनके पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे धूप से कितना ही गर्म हो जाएगा। हो जाएगा, अगर पानी की गहराई कम है और धूप अच्छे से लग रहा है, आसपास पेड़ पौधे नहीं है, छाया नहीं है, तो बहुत अच्छे से गर्म होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जिस तालाब में मछली रखी जाती है उसके आसपास चारों तरफ पेड़ पूरी बाउंड्री पर लगा दिए जाते हैं ताकि उस तालाब का टेम्परेचर मेंटेन रहे। वो जो पेड़ की छाया है वो तालाब में बने, पानी डायरेक्टली सनलाइट से अटैच ना हो, यानी कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। यही मेन रीज़न होता है। चलिए वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा गया है असाइड फ्रॉम प्रोवाइडिंग शेड, यानी कि मतलब छाया छाया प्राप्त कराने के अलावा डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट, वेजिटेशन, कवर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक एंड डायरेक्टली एब्जॉर्बिंग द सन्स हीट। यानी कि जो आपके फॉरेस्ट हैं, जो आपके वेजिटेशन हैं, यानी कि वनस्पतियां हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो सन की हीट होती है या सनलाइट होती है उनको रिफ्लेक्ट करने का कभी काम करती है। और रिफ्लेक्ट करने के अलावा वो सन्स के हीट को यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती हैं, जिसकी वजह से जो आपका लेक होता है, जो रिवर होता है, या जो भी आपका जो भी चीज़ होती है, पानी की स्थिति मतलब पानी का स्थान जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी क्या है, थर्मल पॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करती है। थ्रू दिस लेस हीट विल बी अराउंड प्रिवेंटिंग थर्मल पॉल्यूशन अमॉन्ग द डिफरेंट बॉडीज ऑफ वाटर नियर द फॉरेस्ट। तो ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताई। उसके अलावा देखिए, डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये जो जंगलों की कटाई है, ये जो वनों की कटाई है, वो ग्रीन हाउस गैसेस की जो हायर कंसंट्रेशन है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि जो ये पेड़ पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, खास करके CO2 को एब्जॉर्ब करके उसकी मात्रा को मेंटेन करने का काम करती है। चूँकि पेड़ों की कटाई हो रही है तो उतनी मात्रा में ये अपने CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये भी क्या करते हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। और जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो भैया जो वाटर बॉडीज़ है उनका टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज़ होगा। वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है जल निकाय, ऐसा स्थान जहाँ पे जल इकट्ठा हो। तो आपका रिवर, लेक और पॉन्ड्स, इनका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा तो इनका क्यों नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चीज़ें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हैं, आपको समझ में भी आ जाएगी। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, समझ जाइएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है आपका सॉइल इरोजन, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है ये किस तरीके से आपका थर्मल पॉल्यूशन में भाग लेता है। देखिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ लेकिन उतना डिटेल में नहीं बनाऊंगा, वरना ये 20 मिनट से ऊपर की वीडियो हो जाएगी। मैं आपको बस हल्के हल्के में बता दे रहा हूँ। ऐसे समझिए, जब ये जो मिट्टी का कटाव होता है तो जो मिट्टी कट कट के जाती है वो पानी में ही जाती है और वो फिर जाके पेनी में यानी कि तली में जो उसका बेस होता है वहाँ पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से बार बार मिट्टी का कटाव होगा तो वो बैठती जाएगी, यानी कि वो धीरे धीरे ऊँची होती जाएगी। जो उसका बेस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यानी कि कहना ये चाहता है कि वो जो तालाब है वो धीरे धीरे कम गहरा होता जाएगा। और जब कम गहरा होगा, जब उसकी गहराई कम हो जाएगी तो जो सनलाइट है वो पूरी तरीके से उसके बहुत डीप तो उसको अब जाना नहीं है, क्योंकि अब ये तालाब कम गहरा है। इस वजह से ये जो सनलाइट है वो बहुत आसानी से पूरे जो तालाब है उसको गर्म कर पाएगी और इसी वजह से वहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन होगा। क्योंकि आपको पता ही है 4 से 5 डिग्री या 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर भी किसी भी प्रकार के जो एक्वेटिक जीव हैं मतलब ऑर्गेनिज्म है उनके लिए खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है।
इसके अलावा एक रीज़न आपका नेचुरल भी है, जैसे कि जो आपका ज्वालामुखी हो गया यानी कि वोल्केनो हो गया, या जो समुद्र के नीचे गर्म झरने होते हैं, और इसके अलावा जो लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली चमकती है, तो वो सब भी अगर महासागरों में गिर जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका मतलब कि सीधी सी बात है कि थर्मल पॉल्यूशन होता है। तो कुछ नेचुरल आपके भी रीज़न हैं जिनकी वजह से आपका थर्मल पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा एक रीज़न आपका डोमेस्टिक सीवेज भी है, यानी कि जो आपका सीवर होता है वो हो गया। देखिए क्या होता है कि जो गंदा पानी होता है उसको मतलब लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स, जल्दी में गलती हो जा रही है, माफ़ कीजिएगा, जो रिवर, लेक, कैनाल होते हैं उनमें उन गंदे पानी को बिना ट्रीट किए वैसे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में जो उस पानी का टेम्परेचर होता है, वो जो गंदा पानी होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वो भी पानी जाके डायरेक्ट रिवर, लेक, इन सब से मिलकर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा उन पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इस वजह से जब वो पूरे पानी में मिल जाता है तो उस पूरे पानी की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इस तरीके से फिर से आपका थर्मल पॉल्यूशन हो गया, यानी कि पानी की क्वालिटी भी खराब हो गई, पानी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया, तो यहाँ पे भी थर्मल पॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा जो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है, मतलब आपने देखा होगा वो जो टरबाइन घूमती रहती है पानी गिरने की वजह से, तो उसकी वजह से भी आपका थर्मल पॉल्यूशन होता है। तो मतलब मिला जुला के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। हाँ, आपको अगर ना समझ में आए, कोई दिक्कत लगे, आपको लगे कि मैं इस चीज़ को नहीं लिख पा रही हूँ या लिख पा रहा हूँ, तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं एक वीडियो बना के इन सब टॉपिक को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा भी अब आपको इस टॉपिक से संबंधित इतना कुछ पता चल चुका है कि अब आप खुद ही बहुत कुछ लिख सकते हैं यार। आप खुद ही बहुत चालाक हैं, खुद से लिख लेंगे तो अब मेरी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी पड़ेगी तो मैं हूँ, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको उस तरीके से दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे का रोपण कीजिए, क्योंकि वनों का कटना ही एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। इसके अलावा जो सॉइल इरोजन हो रहा था, जो मिट्टी का कटाव हो रहा था, उसको रोकिए। कूलिंग टावर का यूज कीजिए, कूलिंग तालाब बनाइए। जो पानी है उसको नेचुरल रिसोर्स से ना लेके आर्टिफिशियल जगहों से लीजिए, और वापस से यूज़ करने के बाद उसको वहाँ पे करके उसको ठंडा करिए, फिर उसी को वापस से यूज करिए। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। यही सब चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और थोड़ा मोड़ा कमेंट भी कर लीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।